Okay, dear students, this is a new and a separate sample paper for your PPSC exam. Although diagrams are not related to your PPSC एग्ज़ाम और होता नहीं है कि डायग्राम्स आएँ, लेकिन इस दफ़ा के पेपर्स को मद्देनज़र रखते हुए कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी पॉसिबल है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में डायग्राम्स आती हैं। कोई रिटन रूल नहीं है कि पीपीएससी आपको डायग्राम्स ना दे। ये वैसे बेसिक सा ही है, मतलब इसका जो लेवल है कम्प्लेक्सिटी का, ये मीडियम लेवल है, कोई इतना मुश्किल ना कोई बहुत आसान, दरमियाना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इसी डायग्राम से होंगे। ये बेसिक डिमांड एंड सप्लाई की डायग्राम है। तो क्वेश्चन क्या है? Assuming that a leather garment is a normal good, an increase in the price of leather good, an increase in the price of leather and a simultaneous increase in the consumer income. दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज हुए हैं। प्राइस ऑफ लेदर इंक्रीज हुई है और कंज्यूमर की इनकम, दो चीज़ें इंक्रीज हो गई। विल मोस्ट लाइकली टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द लेदर गारमेंट्स। तो क्या होने जा रहा है? प्राइस और क्वांटिटी के साथ क्या होगा? इसके लिए आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो बेसिकली क्या होगा, ये डायग्राम दिए बगैर भी वो आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन। इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि लेदर गारमेंट्स है तो लेदर इनपुट है, उसकी वजह से सप्लाई फॉल करेगी। क्योंकि मैंने इक्वल चेंज कर दिया है, डिमांड में जितना इजाफा हो उतना सप्लाई में कमी, तो ओवरऑल आपकी क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं आ रही, प्राइस आपकी इंक्रीज हो रही है। तो ये तो बात डिसाइडेड है कि प्राइस इंक्रीज है, आंसर इन दोनों में से होगा। ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब ये बात रहेगी कि ये भी तो हो सकता था कि सप्लाई ज़्यादा फॉल हो जाए, और ये भी तो हो सकता था कि डिमांड ज़्यादा राइज हो जाए। क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा? इट इज़ इनडिटर्मिनेट। दिस इज योर आंसर। जब क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड करना होता है ना, तो एमसीक्यू में दो बातें पूछ ली जाती हैं, और वो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में मुश्किल बन जाता है, हालांकि होता नहीं है मुश्किल। If the government places a price ceiling on the leather garments that is below the equilibrium price, which of the following could occur in the market for leather garments? तो अभी बताया है, जस्ट एक पहले वीडियो में भी बताया 2 दफ़ा, सीलिंग की वजह से शॉर्टेज क्रिएट होती है मार्केट के अंदर, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो ए इज योर आंसर। नेक्स्ट इज दिस इज द डायग्राम। आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन की डायग्राम है। अब इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये आपको ये जो एरिया है आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन क्या पूछता है देख लेते हैं। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस एंड क्वांटिटी फॉर द फर्म हुज कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स आर शोन अबव विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस और क्वांटिटी है? अब आपने करना ये है कि आपका जो रूल है ना परफेक्ट कंपटीशन का, वो है P इक्वल टू MC का, जिसको आप कह सकते हैं MC इक्वल टू MR। रीज़न, क्योंकि MR P के इक्वल होता है। तो आप ये यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें, ये यहाँ पे हो रहा है। सो योर प्राइस इज़ दिस P2 एंड योर क्वांटिटी इज़ Q2। बेसिक सी बात है, P2 Q2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ द रेशियो ऑफ, ठीक है बहुत बेसिक है, डेल्टा C ओवर डेल्टा Y है। इसके ऑप्शंस आप देख लीजिएगा।
इन द कमांड इकोनॉमी रिसोर्स एलोकेशन इज मैनेज्ड primarily बाय, कमांड इकोनॉमी है तो कमांड इकोनॉमी में आपके पास सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड्स होते हैं, ठीक है जी। सेंट्रल प्लानिंग, लार्ज कॉरपोरेशन, लेबर यूनियन, कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं, तो सेंट्रल प्लानिंग होता है आपके पास। नेक्स्ट इज व्हेन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज फॉर टू इंडिविजुअल्स परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क डिफर, a basis of specialization and mutually beneficial trade exist, the specialization will be based upon what? जब दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफरेंट होती है ना, जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो जिसमें आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होती है, आप उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जाते हैं। ये बेसिस आपकी थी कंपैरेटिव एडवांटेज की। आप मेरे ट्रेड का लेक्चर सुन सकते हैं, उसमें बड़ी डिटेल से 10, 12, 15 मिनट में मैंने सिर्फ कंपैरेटिव एडवांटेज में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना सिखाया और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिफरेंस हो वो भी बताया है। सो दिस इज बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इन्फ्लेशन वुड रिजल्ट इफ प्राइस लेवल रोज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की वजह से आपके पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। नेक्स्ट, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू, अब आपके पास क्या होता था, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी ओवर जीडीपी डिफ्लेटर, तो अब क्योंकि उसने पूछ लिया है रियल जीडीपी, और लो ये नॉमिनल तो आया हुआ रियल जीडीपी डिफ्लेटर, ये आपके पास डी आंसर है 8 का। ये फार्मूला था बेसिक सा। द फेडरल रिजर्व, या आप कर लें सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, क्या करता है, सब कुछ करता है एक्सेप्ट, इस तरह के एमसीक्यू पे बड़ा गौर करना है, एक्सेप्ट, नॉट, तो आपने बड़ा फोकस करना है। तो क्या नहीं करता, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है जी, बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, चेंजिंग द डिस्काउंट रेट, सेटिंग द रिजर्व्स रिक्वायरमेंट। अब ये 2 और ये 3 काम है इसके। ये बोरोइंग फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, वजीर ख़जाना साहब तो जा रहे होते हैं, ठीक है, बट ये होता है बोरोइंग फ्रॉम द फॉरेन बैंक, ये इसकी ड्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता। सो आंसर इज व्हाट? बी। फॉर एन इकोनॉमी दैट इज इन अ रिसेशन, द एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज, बेसिकली होगा क्या, दिस इज योर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। अब जब आप रिसेशन में जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट आपकी ग्रेटर देन होगी नेचुरल रेट। अब नेचुरल रेट क्या 5 to 6% है। फ्रीडमैन क्या कहता है, या मॉनिटरिस्ट कहते हैं कि दिस इज़ द फुल एम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे ही फुल एम्प्लॉयमेंट है। लाइक नेचुरली अगर 4-5% लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज व्हाट वी कैन से अनएम्प्लॉयड। अब ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बनता है फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से। सो तो ये रूटीन मैटर है उनके लिए जी, ये प्रोसेस चलता रहता है जब इकॉनमी डेवलप कर रही होती है। सो अब ये है कि जब इकॉनमी रिसेशन में होती है तो योर एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट विल बी ग्रेटर देन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सी वुड बी द आंसर, और एग्जैक्टली बिकॉज ये मैंने अभी समझा भी दिया आपको। ड्यूरिंग अ रिसेशन एन एप्रोप्रिएट फिजिकल पॉलिसी वुड बी, रिसेशन के दिनों में जो आपकी एप्रोप्रिएट पॉलिसी होगी वो क्या होगी? एन इंक्रीज इन टैक्सेस, फजूल पॉलिसी है। और डिक्रीज इन द रिजर्व रिक्वायरमेंट, इसका ताल्लुक नहीं है। और डिक्रीज इन द डिस्काउंट रेट, इसका ताल्लुक नहीं है। एन इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यही है। ओहो, ये इधर आते हैं वापस, दोबारा बताता हूँ। ड्यूरिंग अ रिसेशन एन अप्रोप्रिएट फिजिकल पॉलिसी वुड बी, तो ये तो दोनों मॉनेटरी पॉलिसी की ऑप्शंस थी। एन इंक्रीज इन टैक्सेस नहीं, रिसेशन है, तो एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज दिस इज योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो
तो ये अंडर कंजम्पशन ही कहें, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है ई पॉइंट के ऊपर। ई पॉइंट पे अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं आप। बिलो दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट, बिलो दिस इज अंडर यूटिलाइजेशन। द डायग्राम अबव शोज व्हाट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर एन इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ द इकोनॉमी इज करंटली प्रोड्यूसिंग एट ई पे क्या होगा, इट इज प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम, नो, इट इज डिवोटिंग मोर ऑफ द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूसिंग गुड, वाई। अच्छा जी, इट इज़ नॉट यूजिंग द रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली, बट ठीक है, सी इट कैन इंक्रीज द प्रोसेस। तो ये आपके पास आंसर आज ये कि श्योरिटी के साथ जो आपका आंसर बनता है वो है इट इज़ नॉट यूजिंग इट्स रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली। तो ये 12 का जो आपके पास आंसर कंफर्म बनता है वो ये। नेक्स्ट इज व्हाट इफ कंज्यूमर इन यूनाइटेड स्टेट्स इंक्रीज देयर डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स over domestic produced goods, the international value of the United States dollar and United States export will most likely to change in which of the following ways। अब होगा क्या, जब आप इंपोर्ट्स ज़्यादा करेंगे तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, आप कर रहे हैं डिमांड फॉर पाउंड ज़्यादा या डिमांड फॉर येन ज़्यादा। तो इसकी वजह से आप जब इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो जो डॉलर की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट कर जाएगी, डॉलर डेप्रिशिएट करेगा। जब डॉलर डेप्रिशिएट करेगा तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। तो दो काम वो आपने सीखना चाहता था वो आपसे, एक ये है कि आपकी जो इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ डॉलर है वो डेप्रिशिएट करेगी, अब इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। और आपकी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। एक्सपोर्ट क्यों बढ़नी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट्स चीपर हो जाएंगी फॉरेनर्स के लिए। सो depreciate and increase can be the answer, और इसमें और कोई ऑप्शन बन ही नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल है बाकी कोई बनना, ये तो ये हो ही नहीं सकता कि डिक्रीज हो जाए। कारमैन कंज्यूम्स ओनली 2 गुड्स एक्स एंड वाई, ठीक है, कोई नाम है ये। शी स्पेंड्स हर इंटायर वीकली इनकम ऑन गुड एक्स एंड वाई। आफ्टर हर करंट कंजम्पशन लेवल ऑफ द 2 गुड्स द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट डॉलर शी स्पेंट ऑन एक्स इज 5 एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट डॉलर शी स्पेंट ऑन गुड वाई इज 10। ठीक है, तो इसका मतलब है एक्स के ऊपर 5 मिल रही है उसे MU, और वाई के ऊपर जो MU मिल रही है उसे वो मिल रही है 10। ये काम हो गया, ठीक है जी। To maximize her utility, Carman should do what? अब उसे करना क्या चाहिए? Maintain her current consumption level of the 2 goods, एक, और buy fewer units of X and more units of Y, buy fewer units of Y and more units of X, by fewer units of both X and Y। अब यहाँ पर होगा क्या कि उसने कहा है कि अगर यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ करनी है तो अंडरस्टूड है, आप देखें जो चीज़ आप ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं उसकी यूटिलिटी कम मिल रही है, और जो चीज़ कम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है। तो आप क्वांटिटी Y की इंक्रीज़ करें और X की कम कर दें। बाय फ्यूअर यूनिट्स ऑफ X एंड मोर यूनिट्स ऑफ Y, ऑटोमेटिकली आपका जो लेवल है टोटल यूटिलिटी का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बेसिक बात है ये, मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई, क्योंकि आपने किया भी होगा। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी और एक की एप्लीकेशन है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी की एप्लीकेशन है। क्वेश्चन इज दिस, ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक है। अज्यूम दैट द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज 20%, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज 20% एंड द बैंक इज करंटली फुली लोन्ड, यानी कि जितने पैसे थे सारे लोन पे दे दिए। अब समझ लो जो पैसे आएंगे वो नए ही होंगे, डिपॉजिट, न्यू डिपॉजिट। तो कितने का डिपॉजिट आ गया? 500 का। तो बैंक इज लीगली टू रिक्वायर्ड कितना? 20% तो उसने अपने पास रखना है। तो 500 का जो 20% होता है वो 100 होता है, तो 100 अपने पास रखेगा, तो वो होगा 20% ऑफ 500 अपने पास रखेगा। वो बता दिया था ऊपर ऑलरेडी, क्योंकि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो ही आपके 20% है, तो ये लीगली वो 20% अपने पास रखेगा, दैट वुड बी 100।
नेक्स्ट क्वेश्चन, the maximum increase in the money supply that can be generated from the deposit is in the banking system. अब अच्छा वो 100 तो उसने अपने पास रख लिए, जो लोन वो देगा ना वो होगी मनी सप्लाई। अब वो कितना होगा, वो 400 होगा। स्टूडेंट कहेंगे 400 इज द आंसर, नो। मनी मल्टीप्लायर कहाँ पे गया, वो ऐसे है कि आप डिपॉजिट मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालेंगे, दैट वुड बी 1 डिवाइडेड बाई 0.20। तो ये आपके पास आंसर है 5 को मल्टीप्लाई करें 400 से, तो आपका आंसर क्या बन गया, 2000 आंसर बन गया। तो वो कैसे बना, वो ऐसे बना कि आपका डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी तो इन्वॉल्व होगा, ऐसे तो नहीं है। तो वो जो आप क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस पढ़ते हैं उसको माइंड में रखना है। तो इस वजह से फिर स्टूडेंट बाहर आके कहते हैं पेपर बहुत मुश्किल था। वो अज़रा इसलिए रो रही होती है बेचारी, वो जो पहले मैंने पास पेपर में बताया था वो जल्दी में मारी जाती है। ये 400 नहीं आंसर बनेगा आपका, ठीक है। तो ज़रा इसलिए डिपॉजिट मल्टीप्लायर को माइंड में रख के इस तरह के एमसीक्यू करना है। फिर कहते हैं बहुत मुश्किल पेपर आया था, सर से गुजर गया था ऊपर से। तो ऐसा अब नहीं होगा इंशाल्लाह, आप लोगों को सारी क्वेश्चंस आते होंगे डेफिनेटली। द नेक्स्ट इज व्हाट, in the circular flow model of a market economy, which of the following describes the role of firm and households in the product market and the factor market? Which of the following describes the role of firms and households in the product market and the factor market? ये प्रोडक्ट मार्केट आ गया और फैक्टर मार्केट के अंदर हमने बताना है रोल इनका, हाउसहोल्ड का और फर्म का। प्रोडक्ट मार्केट में फर्म सेल गुड्स टू हाउसहोल्ड, फैक्टर मार्केट में फर्म सेल्स रिसोर्सेज टू हाउसहोल्ड, फर्म सेल्स गुड्स, फर्म्स बाइज गुड्स, फर्म्स बाय गुड्स। ये तो दोनों हो नहीं सकते, ये हो गया। तो ये आपके पास जो कोई रीज़नेबल बनता है आंसर आपके पास वो बनता है कि भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम नहीं पता, सिंपल सा। ये आपके पास दो फेज़ हैं, ये अपने रिसोर्सेज सेल करते हैं, ये इनको गुड्स सेल करती हैं, ये फर्म्स हैं, ये हाउस होल्ड है। तो सिंपल सा एमसीक्यू को कॉम्प्लिकेटेड बना लिया इन्होंने। तो ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट फॉर अ बेकरी, मंथली रेंटल पेमेंट्स इन द बिल्ड ऑन द बिल्डिंग इट ऑक्यूपाइड्स। फिक्स कॉस्ट पूछी है तो ये सिंपल, बहुत सिंपल आपके पास जो है वो ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, यही मंथली रेंटल है, बाकी फजूल है सारा काम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट अ मोनोपली, मोनोपली के लिए क्या ट्रू नहीं है, इसलिए आपने नॉट पे बहुत गौर करना है कि नॉट कह रहा है। इट इज़ द ओनली फर्म सेलिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट हैज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, इट्स प्राइमरी गोल इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, इट चार्ज द प्राइस बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये नहीं हो सकता, ठीक है। और ये नहीं हो सकता आपके पास जो ऑप्शन है, ओ ओ ओ ओ ओ मैं खुद ही भूल गया आपको कह के कि नॉट ट्रू अबाउट मोनोपली, नॉट ट्रू अबाउट मोनोपली। अच्छा जी, चलते हैं जी। ये क्या हुआ, इट इज़ ट्रू अबाउट द मोनोपली, इट इज़ ट्रू अबाउट द मोनोपली, इट इज़ ट्रू अबाउट द मोनोपली, ठीक है जी। तो मैं देख रहा था कि मोनोपली में स्ट्रॉन्ग आंसर मुझे मिल जाए, तो मैंने कहा ये वाला आंसर ठीक होगा, बट ऐसे नहीं है। इट चेंजेस, इट चार्जेस प्राइस, ये नहीं हो सकता। सो आंसर ये है आपके पास, इसलिए मैं आपको कहता हूँ बार बार नॉट पे गौर करना है। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द मोनोपली, विच इज़ नॉट, इसमें से ये नहीं कहा कि कौन सा मोनोपली स्ट्रांगली आंसर है, कौन सा मोनोपली में नहीं होता। तो फर्म नेवर चार्जेस बिलो द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिमांड फॉर लेबर इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड बिकॉज it is dependent on demand for final product that the labor is used to produce, inversely related with wage rate, dependent on the availability of capital goods, directly related to the marginal utility। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बिकॉज बेसिकली आपकी जो डिराइव डिमांड है डिपेंडेंट अपॉन द डिमांड फॉर फाइनल प्रोडक्ट दैट द लेबर इज़ यूज टू प्रोड्यूस। हमें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए होती है जिसके लिए हमें लेबर को डिमांड करना पड़ता है।
द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ द एंटी ट्रस्ट लॉज, ये जो एंटी ट्रस्ट लॉज होते हैं बेसिकली ये होते हैं मोनोपलीज और कार्टल के अगेंस्ट होते हैं और वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए होते हैं सोसाइटी की। तो देखते हैं, हेल्प बिजनेस दैट आर इन फाइनेंशियल ट्रबल, पहला आपके पास आ गया ये, ऐसा नहीं है। इनकरेज बिजनेस इन्वेस्टमेंट, प्रिवेंट बिजनेस बिहेवियर दैट हैम्पर्स कंपटीशन, ये आपके पास आंसर है, मैं पहले ही बता चुका था। हैम्पर्स कंपटीशन में यानी मोनोपलीज बनाना या कार्टल बनाना जिससे कंपटीशन को एस्टेब्लिश ट्रस्ट बिटवीन नो, ये कुछ नहीं होता। अच्छा जी, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि ये व्हेन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स जनरेट नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरेट नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, पोल्यूशन है, ठीक, केमिकल फैक्ट्री है, द प्राइवेट मार्केट विल ओवर प्रोड्यूस, ठीक है, याद रखें जब भी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है ओवर प्रोड्यूस होता है, ओवर कंज्यूम होता है अगर कंजम्पशन वाली चीज़, ओवर प्रोड्यूस गुड्स रिलेटिव टू द सोशली ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट, एक बात ये हो गई। तो ये जहन में रखना है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में क्या होता है, मैंने आपको मेरी एक वीडियो भी इसके ऊपर है एक्सटर्नलिटी के ऊपर। तो ये क्या होती हैं डीमेरिट गुड्स या नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में ओवर प्रोडक्शन होती है, ओवर कंजम्पशन होती है, ये मैंने डीमेरिट गुड्स में भी बताया था, ये मैंने नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप देखिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में होगी प्लेलिस्ट के अंदर, तो वो देखना है आपने। अच्छा, तो क्या हुआ, ओवर प्रोड्यूस सोशली ऑप्टिमल लेवल्स, टैक्स नहीं है ना इनके ऊपर, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, जब टैक्स लगेगा तो फिर इसका फिर सोल्यूशन ये होता है कि भाई टैक्स लगना। सो नेक्स्ट एंड द लास्ट इज इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक गुड द टर्म नॉन राइवलिटी, तो मैंने ये भी वीडियो बनाई थी, ये दोनों रिलेटेड एक ही एरिया से ही हैं। तो नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, ये पब्लिक गुड की दो कंडीशंस होती हैं। तो नॉन राइवलरी मीन्स वन पर्सन यूज ऑफ द पब्लिक गुड डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट अवेलेबल टू अदर। अब ये डेफिनेशन ही यही मैंने लिखवाई आपको नॉन राइवलरी की, ठीक है जी। राइवलरी की क्या बताई कि अगर एक बंदा यूज़ कर रहा है एक चीज़ को तो वो दूसरे के लिए वो रिड्यूस नहीं हो रही। पब्लिक पार्क है, एक बंदा जाए दूसरा भी चला जाए, कोई मसला नहीं है। सिनेमा है, उधर एक मूवी देख रहा है दूसरा देखने आ जाए। स्कूल है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी है, तो ये क्या चीज़ है, ये पब्लिक गुड की बाकायदा ये नॉन राइवलरी की डेफिनेशन थी ये। थैंक्स, इट्स ऑल अबाउट दिस पेपर। इफ़ यू वांट to basically clear your further concept related to this paper, you just do what you just write GRE economics in Google, GRE economics, and साथ में आप लिख दें PRAXIS, ठीक है जी। तो ये जो पेपर है सैम्पल पेपर, ये आपके पास आ जाएगा, इसके आंसर की भी साथ गिवन होगी और आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी गिवन होगी कि 19 का आंसर कौन सा है और क्यों है, 23 का आंसर कौन सा है और क्यों है, ठीक है। सो मेरा मकसद था आपको वीडियो में इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना, वो एक्सप्लेनेशन उर्दू में आपको समझाना। तो बाकी मैंने आपको बता दिया, यू विल राइट गूगल में GRE इकोनॉमिक्स और साथ PRAXIS। तो जो फर्स्ट रिज़ल्ट आया उस आप क्लिक करेंगे, वो कोई 50 पेजेस होंगे, तो एंड पे दिया हुआ होगा सैम्पल पेपर उसी के ही। तो दिस वुड बी द पेपर फॉर यू, और थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and remember me in your prayers. See you next video tak, bye bye.